हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जनरल टाइप के क्वेश्चन करेंगे जैसे मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन ऐसे लेंगे जैसे उन्हीं के टाइप के और भी क्वेश्चन बने तो उनका पैटर्न सोल्व करने का भी आपका सेम ही रहेगा। तो चलिए, हम एक क्वेश्चन लिखा है हमने, ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट द नेम, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग। कोई भी हमें कंपाउंड मिलेगा उसका हमें ये सभी बताना होगा। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक कंपाउंड लिया K4Mn, यहाँ पे साइनो लिगेंड हो गई 6 और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया। हमने एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम लिखना, आईयूपैक नेम। तो आईयूपैक नेम लिखने के लिए बाहर ये क्या है, इसके पोटेशियम है और पोटेशियम के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अपने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और सबसे पहले नाम हम पॉजिटिव पार्ट का करते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट हमारा पोटेशियम है, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम। अब हमारे पास यहाँ पे लिगेंड कितने हैं इसके साथ, हेक्सा लिगेंड, साइनो है अपना, ठीक है, साइनाइड उसको लिखेंगे साइनो। और यहाँ पे मैग्नीज है और अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब भी होता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम आएगा उसके पीछे हम नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, ATE लगा देते हैं। कब? जब अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अपना जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके पास जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे, साइनो। मैग्नीज के लिए हम क्या लिखेंगे, मैग्नेट, MANGANATE, मैग्नेट। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनो मैग्नेट। अब हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम X मान लेंगे। जितने उसके साथ लिगेंड लगे हुए हैं, कितने लिगेंड है यहाँ पे, इसके साथ 6 साइनो लगे हुए हैं और एक साइनाइड के ऊपर माइनस का चार्ज रहता है। माइनस का एक तो कितने हो गए, माइनस के 6। और बाहर हमारे पास 4 पोटेशियम है, एक पोटेशियम के ऊपर +1 रहता है और 4 पोटेशियम के ऊपर क्या हो जाएंगे, माइनस। ये आपका सॉरी, ये यहाँ से हटाएंगे तो अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -4। तो हमारे यहाँ पे -4 चार्ज रहेगा। जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास -4 +6 और ऐसे करके हमारे ऊपर सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज आएगा +2। तो ये हमारे ऊपर इसके ऊपर चार्ज आ गया +2। अब यहाँ पे मैग्नेट के बाद में हम यहाँ पे इसकी रोमन नंबर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। हमने यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया जो हमारे पास 2 आया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है यानी कि मैग्नीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर 25 रहता है मैग्नीज का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D5 4s2। अब हमें यहाँ पे मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। तो Mn2 पॉजिटिव के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3D5 4s0, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए। अब ये जो D सब सेल हमारे पास है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर 5 सेल्स रहती हैं, हम इसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जो 3D सेल है हमारे पास 4s वैकेंट है, उसके बाद में S के बाद में क्या आता है, P आते हैं, उसके बाद में फिर से D आता है। तो हमें इतना नहीं लिखना है, हमारे पास इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल सिंगल सभी के अंदर हमने फिल कर दिया। ये हमारा किस केस में था, Mn2 पॉजिटिव के केस में हमने उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दिया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ साइनाइड लिगेंड, कि साइनाइड लिगेंड के आने की वजह से, जो साइनाइड लिगेंड की वजह से, ये साइनाइड लिगेंड क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी कहीं पे रहते हैं तो वो क्या करवा देते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करवा देंगे। साइनाइड लिगेंड की वजह से अब जो आपका Mn2 पॉजिटिव है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी,
वो हमारी हो जाएगी, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके पेयर हो जाएंगे। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पेयरिंग में आ गए। ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये पेयरिंग नहीं करेगा। अब हमें पता है ये हमारा 4s वाला है और इसके बाद भी हमारे पास p ऑर्बिटल था। जितने लीगेंड रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए हमारे पास कितने लीगेंड हैं, यहाँ पे 6। तो 6 के 6 लीगेंड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। तो फर्स्ट साइनाइड लीगेंड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, सेकंड वाला यहाँ पे, और थर्ड वाला यहाँ पे अपने लीगेंड डोनेट करेगा। फिर उसके बाद फोर्थ साइनाइड लीगेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ। सभी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ये अपने जो लीगेंड थे सभी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से ये हमारी डी सेल्स थी पी। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, हमारे पास डी के 2 सेल थे जिनके अंदर साइनाइड ने अपने लीगेंड डोनेट किए। एस का 1 सेल था और पी के ऐसे 3 सेल थे हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई है, हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और जब भी हमारे पास डी जो सेल है आपकी पहले फिल की जा रही है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हम उनको क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमें लिखना था। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका जो स्पिन आएगा हमारे पास, ये स्पिन बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 99% केस के अंदर जो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा आ गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास एक जो आपका एग्जाम्पल था उसके बारे में जितनी बातें पूछी जा सकती थी हमने लिखे हैं यहाँ पे। पहले उसका नाम पूछा जा सकता है, वो नाम कैसे लिखना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, लिगेंड के इफेक्ट में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स की इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दी हमने उसकी, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, लो स्पिन। अब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हम इसका बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन बोहर मैग्नेट्रॉन निकालने के लिए हम, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n+2। n का मतलब यहाँ पे ये बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, bm बोहर मैग्नेट्रॉन के लिए। n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। n हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब n इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 1+2 हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3, 3 1 जा 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसको आगे फर्दर सोल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू आ गया। तो ये हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन लिया हमने, और इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेके हमने सोल्व किए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेके हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उसके अंदर हम ये हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म, उसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक और एग्जाम्पल ऐसा ही लेके आपको समझा रहे हैं कि कैसे हमें उसका करना है। तो चलिए देखते हैं जो हमारे पास हो सकती है। तो अभी तो हमने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला एग्जाम्पल लिया था, अब हम यहाँ पे एक वीक फील्ड वाला केस ले लेते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपके सामने FeCl6 4 नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक हमने एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है। तो हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे।
तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना उसको तो हम एक्स मान लेंगे। साथ में जितने लीगेंड लगे हुए हैं, कितने लीगेंड है, 6 लीगेंड है, और एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज रहता है -1 और 6 लीगेंड है, तो यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास -4 चार्ज है। टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास -6 = -4, ये 6 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 4। हमारे पास मेटल के ऊपर चार्ज कितना आया, +2। अब हमारे ऊपर ये हमारे पास इसका चार्ज आ गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे पास Fe आया है। पहले तो हमें Fe के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Fe के लिए क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर, हमारे पास Fe का एटॉमिक नंबर 26 रहता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये हमारे पास आयरन के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन होता। लेकिन अब हमें यहाँ पे लिखना किसके लिए, Fe2 पॉजिटिव के लिए। तो Fe2 पॉजिटिव के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 4s0। उसके जो वैलेंस सेल की, ये जो s सेल के इलेक्ट्रॉन थे वो हमने रिमूव कर दिए यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे कैलकुलेट होने से। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके डी सेल के अंदर। ये हमने डी सेल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड किया। डी सेल के अंदर हमने इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद में डी के बाद एस ऑर्बिटल आता है, उसके बाद हमारे पास पी ऑर्बिटल आता है। तो ये हमारे पास इसके ऑर्बिटल्स हो गए। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है इसका, ये एस और ये पी। हमारे पास डी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे जो कि हमने फिल किए। अब हमारे पास यहाँ पे लीगेंड कैसा है, वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है। ये तो Fe2 पॉजिटिव के लिए हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब क्लोरीन लीगेंड की वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारा क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड, ये हमारा वीक फील्ड लीगेंड है। तो इससे हमें ये पता नहीं चलेगा, यानी कि ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन ये का यही रहेगा जो इसका पहले था, यानी कि इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने थे वो अनपेड ही रहेंगे, ये किसी को पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो देखते हैं, ऐसे जैसे अभी लिखा हुआ है सेम क्या रहेगी, क्लोरीन लिगेंड की वजह से भी इसका कॉन्फ़िगरेशन यही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये हमारा डी सेल, ये एस और ये पी। अब हमारे पास इसके साथ 6 लिगेंड अटैच हैं, जो 6 लिगेंड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। तो वो डोनेट कहाँ पे करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे करेगा, दूसरा क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन। पी के बाद हमारे पास नेक्स्ट डी सेल आती है 3 4 5। तो 4 तो हो चुके, 5th और 6th हमारे 6 लिगेंड, यानी कि 6 क्लोरीन लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो वो वैकेंट सेल में करते हैं, ना कि इन सेल्स में करेंगे। अब यहाँ पे इनकी वजह से हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, एक तो एस ऑर्बिटल उन्होंने यूज किया, एस सेल वाला, 3 उन्होंने पी के यूज किए हैं, और 2 उन्होंने किसके यूज किए हैं, डी के। तो ये हमारे पास इनकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ये हमारे पास इनकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब ये जो S है आपका, यदि लास्ट में आया है तो ये ऑर्बिटल कैसा बन गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा ही हमने पीछे बताया था, लास्ट वाले केस के अंदर जो D था हमारा आगे आया था, उसको इसलिए हमने क्या लिखा था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेड प्रेजेंट हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट करने के लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n+2। यहाँ पे n क्या है हमारे पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए अब हम इसको, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 4 + 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 2 6 और 6 4 24। ये हमारे पास 24 √24 नियरली इक्वल रहेगा 4.89। और ये हम इसको कैलकुलेट किस में, इसकी यूनिट क्या रहती है, बोर मैग्नेटॉन, BM।
तो ये हमारे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गया बोहर मैग्नेटॉन, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। ठीक है, हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, और मैग्नेटिक बिहेवियर ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो ऐसे ही हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हमें उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट करना रहेगा, तो हम उसका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैलकुलेट कर लेंगे, और ऐसे ही हम उनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास n+2, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n होता है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर पाएंगे यहाँ पे। और एक हमारे पास आते हैं इसी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर हमें कैलकुलेट करना रहता है कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि ड्रा द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्रा द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ओक्टाहेड्रल फील्ड, ओक्टाहेड्रल फील्ड एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। हमारे पास इनमें से या तो ओक्टा का पूछा जाएगा या टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो हम इसमें से आपको एक का करके दिखा देते हैं ऑक्टाहेड्रल का, और टेट्राहेड्रल का उससे बिल्कुल अपोजिट होगा। तो हमें ये लगभग 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है सॉरी। तो इसके अंदर हमें जो पहले अपना डी सेल है उसको बनाएंगे। हमें पता है कि हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, उन सभी का नाम क्या है, DXY, DYZ, DZX, DX² -Y² और DZ²। ये हमारे पास इन 5 डी ऑर्बिटल्स का नेम हो गया। अब ये हमारे पास जो पांचों इक्वल एनर्जी के हैं, तो जब ये पांचों एक साथ लिखे हुए यानी कि इनकी एनर्जी इक्वल है, तो हम इनको क्या बोल देंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल। हम इनको क्या कहेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट का मतलब क्या होता है कि इनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है। अब ये लिगैंड के फील्ड में आएंगे, लिगैंड के फील्ड में आने की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकी एनर्जी बढ़ने के साथ ये क्या करेंगे, जो इनके फील्ड के अंदर आने की वजह से हायर इन एनर्जी हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे लो फील्ड में और हाई फील्ड के अंदर। जो आपके हम अभी ऑक्टाहेड्रल का पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, ये हम ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर जाएंगे, 2 नीचे आएंगे। तो ये हमारे पास 2 एनर्जी सेपरेशन हो गए। यहाँ पे फर्स्ट वाले को हमने EG नाम दिया, नीचे वाले को हमने इसको T2G नाम देंगे। और ये जो लाइन जो इनको सेपरेट करेगी उसको हम बैरी सेंटर बोलेंगे। क्या नाम देंगे, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। तो ये जो 5 जो हमारे पास जो हायर इन एनर्जी आए हैं 2D ऑर्बिटल, इनका नाम होगा DX² -Y² और DZ²। और नीचे वाले DXY, DYZ और DZX, ये हमारे पास लोअर इन एनर्जी रहेंगे। और ऊपर वाले जो ऑर्बिटल है इनका एनर्जी गैप कितना रहेगा, बैरी सेंटर से इनका रहेगा +0.6 डेल ओ का मीन्स यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है हमारे पास, और नीचे वाले में भी ऐसा ही रहेगा, इसका रहेगा 0-0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, ये हमारे पास इनके एनर्जी का सेपरेशन है। और टोटल एनर्जी गैप को हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन एनर्जी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ये डेल्टा हमारे पास डिफरेंस के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आपका स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल फील्ड में हम इनको अपोजिट कर देंगे, 3 ऊपर जाएंगे, 2 नीचे आएंगे, और ये EG T2G ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अब हम इसी के अंदर कुछ आपकी जो लास्ट यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, उसके क्वेश्चंस बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम उनके आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो हमारे पास जो आपकी बायोमोलिक्यूल लास्ट यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, कि जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका होना चाहिए।
ठीक है। तो हमें उनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। इनमें सभी के अंदर फोल्डिंग का डिफरेंस है, किसी में ज़्यादा कम फोल्डिंग है, सिंपल स्ट्रक्चर है प्राइमरी बॉडी, सेकेंडरी में एक फोल्डिंग बढ़ जाएगी, टर्सरी में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्वाटरनरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही सब यूनिट्स का रहेंगी, एक दूसरे के साथ मिली हुई रहेंगे, तो यानी कि एग्रीगेट प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके ये सारे इसके चारों डिफरेंस पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड विटामिन। आपके हार्मोन्स और विटामिन में क्या डिफरेंस रहेगा, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। इतना समय नहीं कि हम इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में समझाएं। ऐसे ही आपका मोनोसेक्राइड, और एक ही जो क्वेश्चन आपके दोनों सेट्स के अंदर पूछा गया था, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो अल्फा मॉलिक्यूल्स के ज्वाइंट होने से बनता है, ठीक है। दो अल्फा मॉलिक्यूल्स, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे, तो ये जो हमारे पास लिंकेज बना है, दोनों के बीच में जो लिंकेज बना है 1,6, ये हमारा क्या रहेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारे दोनों सेट्स के ही अंदर था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी के लॉन्ग आंसर में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इन्हीं के। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे, सिर्फ ये एक पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट के आ गए हैं। एक हमारे पास ये है कि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे। दूसरा इसी का पार्ट है, सुक्रेज और लैक्टोज के बीच में आप डिफरेंस कैसे करेंगे। थर्ड है कि आप स्टार्च और सेलुलोज के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे। तो इनके जनरल आंसर है हमारे पास, हम उनको अलग अलग आपके जो रिएजेंट हो गए, टोलेंट रिएजेंट हो गए, फेलिंग सॉल्यूशन, उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो उनके अंदर हमें अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, उनसे हम इनको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे स्टार्च ग्लूकोज। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसा ही हमारे पास इधर है कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उनके अंदर किस टाइप की लिंकेज रहती है। और ऐसे ही नीचे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमें फैट सोल्यूबल विटामिन जो है आपके ए और डी है, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए हमारे पास ट्रिक है KEDA। ये हमारे पास जो हमने कीड़ा लिखा है, कीड़ा क्या है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन। और इनको छोड़ के जो भी विटामिन हमारे पास बचेंगे वो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन रहेंगे, और वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होंगे। जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, यूरिन के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें छोटे छोटे पार्ट कंबाइन करके इसको लॉन्ग आंसर बना रखा है। इसके फर्स्ट पार्ट में एनोमर है। एनोमर क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, पेप्टाइड बॉन्ड, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारे सभी पार्ट में जो अपने सेट ए और सेट बी था, उन दोनों सेट्स के अंदर इनके क्वेश्चन थे, ठीक है। दोनों सेट्स के अंदर इसके क्वेश्चन थे। सेट ए और सेट बी में, सेट बी के अंदर हमने बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट और रिड्यूसिंग शुगर, इन सभी के क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर एनोमर पूछा गया था कि एनोमर क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें सिर्फ डिफरेंस हो, कार्बन 1 से बीटा डी और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों के अंदर डिफरेंस हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, एनोमर, ठीक है। बाकी उनकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ डिफरेंस रहेगा उनके अल्फा पोजीशन के ऊपर, ठीक है। कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है उसी के ऊपर डिफरेंस रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, रिड्यूसिंग शुगर, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट और रिड्यूसिंग शुगर, ये सभी हम करवा चुके हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे नीचे दे रखे हैं, विटामिन, कौन से विटामिन की वजह से रिकेट्स होता है, और ऐसा बेस बताइए जो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। तो ये हमारे पास इसके आंसर हो गए। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्लूकोज जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो पेंटाएसीटेट बनाएगा। तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहेंगे कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या क्या है। और यही वो टर्म जो फिर से आ गई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन्वर्ट शुगर क्या होती है, ओलिगोसैकेराइड क्या है। आप इन्हीं के बीच में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च और सेलुलोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। तो हमारे पास जितने अभी पार्ट पूछे गए थे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है। सेकंड पार्ट में पूछा था कि जो सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा वो बेस कौन सा है, तो वो यूरेसिल है। और इसका जो थर्ड पार्ट
आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसके सभी पार्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास हो गए बायोमोलिक्यूल्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे बताए हैं आपको। अब नेक्स्ट देखेंगे अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें हमें डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बताना है कि डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये हमारे पास इन दोनों के स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस आएगा। आरएनए में प्यूरिडीन बेस, पिरिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस पिरिमिडीन, इसमें तो एडेनिन ग्वानिन है, इसमें एडेनिन ग्वानिन है, लेकिन जिनके पिरिमिडीन बेस रहेंगे वो दोनों में अलग रहेंगे। इसमें थाइमिन रहता है और इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, ये डबल स्टैंडर्ड रहता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर रहती है, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर रहती है। ऐसे ही हमारे और भी डिफरेंस है, आप आसानी से वीडियो को रोक के इसमें और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट यूनिट के इसमें